हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, इसके पहले मैंने वर्णमाला में 2 वीडियो दे दिया, फिर ये तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले मैंने स्वर और व्यंजन बताया आपको, फिर उनके भेदों को बताया, इसके बाद में अल्प प्राण महाप्राण बताया। अब इसके क्रम में अगले पॉइंट जो हैं, ये आघोष क्या होता है, साघोष क्या होता है, ये सब आप जान लीजिए, क्योंकि ये आपके वन डे एग्जाम के लिए तो है ही, और ये प्रॉपर पीसीएस के प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए जाते हैं। तो आघोष की परिभाषा जान लीजिए। ऐसे वर्ण जिसे बोलने से स्वर यंत्र कम कंपित हों, ऐसे वर्ण जिसे बोलने से स्वर यंत्र कम कंपित हों, आघोष वर्ण कहलाते हैं। आघोष वर्ण, अब इसमें आपको जानना क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा जो हैं, जिसको मैंने आपको बताया है कि कौन मूर्धा है, कौन तालव्य है, कौन दंत सा है, ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है इस वीडियो के अंदर। तो ये इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो आपको प्रत्येक वर्ग का मैंने बताया है। तो प्रत्येक वर्ग, एक वर्ग हो गया का वर्ग का, ये है का और खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा और तीनों सा मैंने लिख दिया। तो ये आघोष वर्ण है। तो आपसे जब प्रश्न किया जाएगा तो प्रश्न होगा कि निम्नलिखित वर्णों में कौन आघोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आप जब ध्यान में रखेंगे, ये तो याद करने के लिए आपको तरीका होता है, ये आप लिख सकते हैं। ये जब याद हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे। इसके बाद में, इसको लिखने के बाद में आप यहां से आने वाले प्रश्नों को कर सकते हैं। फिर साघोष क्या होता है? साघोष को हम घोष भी बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं तिलकोत्सव, शुभ तिलकोत्सव, तो ऐसे कोई मतलब नहीं शब्द का, शब्द वही अर्थ देता है जो घोष और साघोष का होता है। जैसे बोल देते हैं लोग धन्यवाद, सा धन्यवाद। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए आप, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले कि ऐसे वर्ण जिसे बोलने से स्वर यंत्र अधिक कंपित हों, घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यारा, लावा, हा और स्वर मैंने लिखा है। तो स्वर का मतलब है जो 11 मूल स्वर मैंने आपको बताया था, वही स्वर हैं। तो मूल रूप से जो 11 स्वर हैं वो भी इसी में आएंगे। तो साघोष का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा। तो आप देखिए, मैंने साघोष जितने भी हैं वो सब मैंने यहाँ लिख दिया है। साघोष देख रहे होंगे, ये मैंने प्रत्येक वर्ग के तीनों वर्णों को लिखा है और यारा, लावा, हा लिखा है और प्लस 11 स्वर जो मैंने बताया आपको, मूल स्वर जो है वो है। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो यहां से थोड़ा सा कठिन प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन साघोष वर्ण नहीं है। तो ये आपको अगर याद है तो इससे ये पॉइंट निकल आएगा और ये निकल आएगा, तो आप इससे आने वाले प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे आघोष क्या होता है, साघोष क्या होता है। आप देखिए, एक प्रश्न यहां से भी अच्छा प्रश्न किया जाता है कि कौन सा कंठ वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया कंठ वर्ग को हम काकल्य वर्ग कहते हैं, और जब मैंने वर्ग बताया था आपको तो याद हो, तो का वर्ग बताया था, तो का खा गा घा ङा मैंने बताया था, ये कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आपको फाइनल जानना है कि कंठ वर्ग के अंतर्गत और भी वर्ण हैं जो यहाँ पर मैंने फाइनल रूप से लिख दिया है। ये आपको आप ध्यान रखना है। तो जब भी प्रश्न करेगा तो प्रश्न किया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कंठ वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर का वर्ग लिखा है। तो का वर्ग लिखने का ये मतलब है कि का खा गा घा ङा, ये आपको समझना है। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। इसके बाद में छोटा आ भी आता है इसके अंतर्गत, बड़ा आता है हा, और विसर्ग भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जब भी प्रश्न किया जाएगा तो इन्हीं वर्णों से ही प्रश्न किए जाएंगे। पूछेगा कंठ वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो आपको इसी में से छांट करके बता देना है कि कौन नहीं है। इसके बाद तालव्य वर्ग देख लीजिए। तालव्य वर्ग आप जान गए होंगे कि इसके पहले मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें तालव्य वर्ग के अंतर्गत ता था दा सॉरी चा छा जा झा यहाँ लिखा था। तो चा छा जा यहाँ की जगह पर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, चा वर्ग। इसके बाद में छोटी, बड़ी और ये
या लिखा है, या और सा है, क्योंकि चा वर्ग में चा तो है ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में टा वर्ग है, उसको हम मूर्धा वर्ग कहते हैं। मूर्धा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? टा वर्ग आएगा, यानी कि टा ठा डा आएगा, और री आएगा, रा आएगा, और मूर्धा वाला सा आएगा। इसके बाद में दंत वर्ग देखिए, दंत वर्ग के अंतर्गत ता वर्ग रहेगा, ला रहेगा और सा रहेगा। इसीलिए जो मैंने बताया था आपसे कि जो तीनों सा है वो कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से। आपको पता होगा कि ये जो तालब्बी सा इसको बोलते हैं, ये तालब्बी सा है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का सा है तो आप बोलेंगे इसको तालब्बी सा। ये कभी ऐसे भी प्रश्न कर सकता है आपसे। फिर दूसरा प्रश्न करेगा कि कौन मूर्धा वर्ग में रखा गया है, कौन सा, या कौन मूर्धन्य सा है। जैसे ये सा है, तो ये किस प्रकार का सा है? जिसको आप सड़कुलों वाला सा देसी भाषा में बोलते रहते हैं, उसको आप समझिएगा कि ये मूर्धा वाला सा है। ऐसे देखिए दंत वर्ग में ता वर्ग के अंतर्गत ता था दाधा ना आएगा और ला आएगा, और ये दंती सा बोलते हैं इसको। इसके बाद में ओष्ठ वर्ग देख लीजिए, ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत पा वर्ग आएगा, यानी कि पापा बाभा माँ आएगा, और छोटा हुआ आएगा, बड़ा हुआ आएगा। ये आपके वर्ग फाइनल रूप से मैंने बता दिया। अब इसके बाद में क्या जानना है आपको इस क्रम में कि कुछ वर्गों को मिला करके, यानी कि अभी तक तो एक वर्ग आपने पढ़ा इसको, अब क्या है कि अब दो वर्ग आप पढ़ेंगे। दो वर्गों को मिला करके एक वर्ग बनाया गया है, वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ तक कि यहाँ से पीसीएस प्रीलिम्स में भी प्रश्न किया गया है। तो ऐसे यूपी ट्रिपल एससी में जान रहे हैं आपको पता होगा कि आने वाले समय में जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो यूपी ट्रिपल एससी के कुछ अवेटेड एग्जाम्स हैं, वो भी एग्जाम होंगे। पीसीएस के भी कुछ अवेटेड एग्जाम्स हैं, वो भी होंगे। तो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है जैसे मान लीजिए, तो वहाँ भी हिंदी का बहुत बड़ा रोल होगा। तो वहाँ भी ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान होना चाहिए, आना चाहिए। तो हमने बताया कि दो वर्गों को मिला करके एक वर्ग बनाया गया है। जैसे कंठ वर्ग और तालव्य वर्ग को मिला करके एक वर्ग, स्पेशल वर्ग बना दिया गया, उसका नाम है कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य ऐसा नहीं कि आप कंठ वर्ग को और तालव्य वर्ग को यहाँ से मिला देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए स्पेशल वर्ण बनाए गए हैं। ए और ए दो वर्ण ऐसे हैं जो कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कंठ वर्ग और ओष्ठ वर्ग को मिला करके एक नया वर्ग बनाया गया जिसको बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ग। तो कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दो वर्ण आते हैं, ओ और औ आता है। इसके बाद में देख रहे होंगे दंतोष्ठ वर्ग है। तो दंत वर्ग और ओष्ठ वर्ग को मिलाया गया तो ये दंतोष्ठ बना। ये मात्र और एकमात्र वर्ण है जिसका नाम है वाह। तो ये आप देख लिए होंगे कि वर्णमाला मैंने ये फाइनल रूप से बता दिया कि वर्णमाला ये है। इसके अलावा वर्णमाला में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने बताया था आपसे कि कुछ शब्द बहुत परेशान करते हैं, जैसे संवृत्त है, क्या विवृत्त वर्ण होता है, क्या लुंठित होता है। ऐसे वर्णों को आप समझ लीजिए कि कौन कौन होते हैं, वहां से भी प्रश्न किए गए हैं। तो देख लीजिए आप कि कौन सा वर्ण है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि लुंठित क्या है, संवृत्त क्या है, तो इसको देख लीजिए। जैसे हमने लिख दिया यहां पर संवृत्त वर्ण, संवृत्त, और एक है विवृत्त। देखिए, तो पहले इसका जब आप मतलब समझ लेंगे तो आपको इसे सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे आप कहते हैं कि कोई वर्ण आप बोलते हैं तो जब आपका मुंह बंद होने लगे, जैसे आपने वर्ण बोला आपका मुंह बंद होने लगे, तो इसको समझना ऐसे है, जब मुंह बंद होने लगे उसको हम क्या बोलते हैं? संवृत्त। तो जैसे आपने बोला छोटा ऊ बड़ा ऊ, बोल करके आप चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में संवृत्त है कि विवृत्त है। इसकी परिभाषा के रूप में मैंने आपको बता दिया समझने के लिए।
अच्छा, विपरीत का मतलब होता है कि जब आपका मुंह बंद होने सॉरी खुलने लगे, तो यहाँ पर आप जान लीजिए, जब मुंह आपका ओपन होने लगे, खुलने लगे, तो आप इसको समझिएगा कि ये विपरीत वर्ण है। ठीक, तो विपरीत में कौन आएगा, आप इसको बोल करके चेक कर लीजिए, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो जब आप उस शब्दों को समझ लेंगे तब आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद में देखिए, एक होता है लुंठित वर्ण। लुंठित का मतलब होता है कि ऐसा वर्ण कि जब उसको आप बोले तो जीभ को पलट करके बोलना पड़े, जीभ को पलटना पड़े। तो जैसे आप बोलते हैं वाह, वाह आप बोल करके देखेंगे तो ये जीभ को पलटना पड़ेगा। इसके बाद में एक वर्ण होता है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है कि ऐसा वर्ण कि जब आप बोले तो आपकी जीभ के बगल से सट करके कोई वर्ण निकले, उसको हम बोलते हैं पार्श्विक। तो आप जरा देख लीजिए, रा बोल कर देख लीजिए, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। और हो सकता है यहां पर एक आध वर्ण और आते हैं, जैसे या भी आ सकता है। ठीक, तो कभी कभी पूछ सकता है कि कौन है, तो इसमें दो वर्ण याद रखिएगा, वाह और या। और पार्श्विक में ला, रा नहीं होगा, ला होगा। और यहां पर रा भी होता है। ये तीन वर्ण है यहां पर, या वा रा है, और पार्श्विक में ला है। ये आप ध्यान रखिएगा, पार्श्विक में ला है और लुंठित में या वा रा भी हो सकता है। वैसे तो अभी प्रश्न पूछा गया है तो पार्श्विक से पूछा गया है, तो ध्यान रखना है इसको आपको। ये हो गया आपका। अब देखिए, मैंने बताया था आपकी कि अमानक वर्ण कौन होते हैं, मानक और अमानक। तो जैसे जिसकी मान्यता समाप्त हो गई है उसे हम अमानक वर्ण कहते हैं, और जो मान्यता प्राप्त है वर्ण अभी, उसको हम मानक वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे आपकी जानकारी लिए हम बता दें, जरा ये वर्ण सोचिए आपकी, आपने कभी पढ़ा है इसको, पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये कौन सा वर्ण है। आप कभी पढ़े इसको? ये पहले समय में जब हम लोग छोटे थे तो ये डालडा के घी के डिब्बे पर ऐसे लिखा जाता था झूला। तो यानी कि ये क्या है, ये झा है। तो ये झा अपनी मान्यता को समाप्त कर चुका है, अब ये वर्ण नहीं लिखा जाता, अब ये खत्म हो गया, इसलिए इसका नाम है, ये अमानक हो गया, ये अमानक वर्ण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, अभी एक वर्ण और मैं लिख दूं, ये देखिए ऐसे एक वर्ण लिखा जाता है, आपने कभी अगर पढ़ा हो। ये वर्ण अब अपनी मान्यता समाप्त कर चुका है, यानी कि मान्यता खो चुका है। ये वास्तविकता में पहले समय में आ लिखा जाता था, इसको आ कहते हैं। आज वर्तमान में आ के रूप में डिनोट करते हैं, रूपांतरित हो गया ये आ में। ये देख लीजिए, एक वर्ण ये हो गया, ये मान्यता नहीं है इसकी, इसकी मान्यता नहीं है। एक वर्ण और आप पढ़े होंगे जो ऐसे लिखा जाता था पहले समय में, हम लोग तो खैर पढ़े हैं इसको, लेकिन अब ये मान्यता नहीं है इसकी। ये वर्ण आप देख लीजिए, इसको बोलते थे ली, लेकिन अब ये अपनी मान्यता खो चुका है। तो देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि इया एक वर्ण ऐसा है, काखा गघा ङा के बाद ये लिखा जाता था, अब इया की मान्यता समाप्त है। समाप्त तो फिलहाल नहीं कर सकते हैं इस तरह से, अभी ये मान्यता अपनी नहीं खोया है, लेकिन शायद ही ये कोई वर्ण होता है जिसमें ये लिखा जाए। तो आने वाले समय में ये भी वर्ण अपनी मान्यता खोने वाला है। तो अभी फिलहाल ये मान्यता प्राप्त वर्ण है, तो समझ गए होंगे कि कौन सा मान्यता प्राप्त होता है, कौन अमान्य होता है। इसके बाद में देखिए, एक वर्ण और होता है जो प्रश्न वहां से भी किया गया है, उसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण नहीं, ये उसमें जो दो वर्ण आए, जैसे हमने लिख दिया
कल कत्ता, ऐसे भी लिख दिया। या मैंने लिख दिया बिल्ली, या मैंने लिख दिया कुत्ता। तो जरा आप इन शब्दों को देख लीजिए कि एक आधा वर्ण है और उसी का दूसरा वर्ण है। तो एक आधा वर्ण लिखा जाए और एक उसी का दूसरा वर्ण लिखा जाए, यानी एक आधा एक पूरा। तो इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऐसे सवाल पूछा गया है कि किसमें दो गुण हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं द्विगुण। और इनका एक नाम और है, एक तो ये है ही है, और इसमें दोहराव दो वर्णों का होता है। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं इसमें द्वित्व कहते हैं इसको, द्वित्व। इसका स्पेशल नाम है द्वित्व। द्वित्व व्यंजन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वित्व व्यंजन कौन होते हैं, तो द्विगुण न लिखे हो तो द्विगुण आप कंफ्यूजन ना हो तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन आपको याद रखना है द्वित्व व्यंजन। तो जब पूछ ले आपसे कि द्वित्व व्यंजन कौन है, तो आप बताएंगे कि ये ऐसे शब्द आए। बस ध्यान क्या रखना है कि एक आधा वर्ण आए और एक पूरा वर्ण आए, तो उसको क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। तो देखिए, ये जितने भी प्रश्न इसमें से हो सकते थे वर्णमाला से, ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए आपको इसमें से जो आने वाले प्रश्न हैं, मैंने आपको टॉपिक के साथ साथ उसका नेचर भी बताया है कि किस प्रकार से प्रश्न किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, मैं जैसे कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद में कुछ प्रश्न भी कराऊंगा आपसे। आपको मैं प्रश्न दूंगा कि आप करेंगे, और जो आपकी समस्या होगी वो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद में अगला टॉपिक संधि विच्छेद शुरू होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।